हाय दोस्तों, दिस इज जीएम इंटू सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। चलो शुरू करते हैं। तो इनकी फोटो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग फिर किसके बारे में बात करने वाले हैं। वील प्रोसीड विद एनपीए। आज हम लोग फिर से एनपीए को ही जो है कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुछ जो भी चीज़ें छूटी रह गई थी। तो कल जब मैं आपको एनपीए पढ़ा रही थी तो मैंने इनका एक एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि ये ऐसे शख्स हैं जिनके आने के बाद से एनपीए का बर्डन बच्चों के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद से लोगों को और आइडिया मिले हैं। शायद देखा जाए तो बैंक के अंदर जो भी फ्रॉड हो रहे थे वो ज्यादा खुल करके आने लगे हैं, ट्रांसपेरेंसी से काम होने लगा है, पता चलने लगा है एनपीए कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या समस्या है, इसके बारे में हमें अब पता लगने लगा है। सो नाउ अब जरा हम पढ़ते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि एनपीए होता क्या है। तो मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेसिकली एक कहानी पे हम चल रहे थे। उस कहानी में नीरव माल्या जी की सैलरी 3 लाख थी, लेकिन इन्हें बहुत बड़ी धूमधाम से वेडिंग करनी थी, तो इन्होंने लोन ले लिया। ईएमआई चुकानी थी, हर महीने 3 तारीख की इनकी ईएमआई डिडक्ट होती थी। लेकिन इनकी जॉब चली गई तो इनकी जो ईएमआई डिडक्ट होनी थी 3 दिसंबर को, वो ये नहीं पे कर पाए। चलो ठीक है, 3 दिसंबर की तारीख है, आपने आज तक पे नहीं किया। 3 दिसंबर बीता, 3 जनवरी आ गया, आज तक नहीं पेमेंट हुई। 3 फरवरी हो गया, 3 मार्च हो गया। कहने का तथ्य है अगले 90 दिनों तक ये पेमेंट नहीं कर सके। अगर अगर इतना लंबा गैप हो, 90 दिनों तक कोई भी ईएमआई जो मिलनी थी अगर वो ना मिल पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनपीए। कि ये अब एनपीए बन चुका है, अब ये एनपीए कंसिडर किया जाएगा। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने आपसे बताया था एसेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी बैंक किसी भी कस्टमर को लोन देता है तो वो बैंक को वो पूरा वापस करता है। वापस करता है इस वजह से वो बैंक के लिए एक संपत्ति है और बैंक उसे एसेट कहता है। अगर यही लोन सही समय पे मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो बैंक के लिए खतरा है। खैर, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए एसेट है। और जब भी आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए एसेट है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सॉरी। तो अब देखो जरा आप लोग, मैंने बताया था कि जब बैंक लोन देता है तो कुछ केसेस हो सकते हैं उस लोन के साथ। पहला, कि ये लोन बिल्कुल सही समय पे मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं, अगर सही समय पे मिल रहा है, या कह सकते हो ईएमआई पेड ऑन टाइम। तो अगर ऐसा होता है कि ईएमआई टाइम पर पे कर दी जा रही है तो उस लोन को कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट या परफॉर्मिंग एसेट। अगला, अगर वो ना मिल पाए तो उसी को कहा जाता है एनपीए। यहां से यहां तक का जो सफर है, यानी कि जो इंतजार कर रहा है ना बैंक 90 दिनों का, इस इंतजार के बीच में उसे एक नया नाम दिया जाता है। वो नया नाम क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। नया नाम क्या होता है दोस्तों? स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो जरा हम बातें करते हैं कि ये स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है। कल के सेशन में मैंने आपको समझाया था कि जब शुरू के 30 दिन में नहीं मिला तो स्पेशल मेंशन अकाउंट की एक नई कैटेगरी थी, एसएमए 0। नेक्स्ट 30 दिन तक नहीं मिला, यानी अगले 60 दिन तक नहीं मिला, तो वो कहलाएगा एसएमए 1। और अगले 90 दिनों तक नहीं मिला तो वो कहलाएगा एसएमए 2। यानी कि जो एसएमए होता है, ठीक है, अगर मैं आपसे मोटी मोटी बात करती हूँ, स्पेशल मेंशन अकाउंट या फिर एसएमए, है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, तो इसे आप कह सकते हो एसएमए। मैंने क्या बताया था? ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जिसे आप कहते हो एसएमए 0, ठीक है, तो ये आप लोग कहोगे कि फर्स्ट 30 डेज तक नहीं मिलेगा, तो ये कहलाएगा एसएमए 0। फिर होता है एसएमए 1, तो 31 से 60 डेज के लिए अगर नहीं मिला तो ये कहलाता है एसएमए 1। और थर्ड होता है एसएमए 2, तो अगर 61 से 90 डेज तक नहीं मिलेगा तो कहलाएगा एसएमए 2। ठीक है, ये 3 तरीके के एसएमए होते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, और ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके नाउ, तो ये हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताई थी एक बात कि एग्रीकल्चर, ये तो नॉर्मल केस हो गया कि जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो वापस नहीं मिल रहे हैं 90 दिनों तक, तो वो एनपीए कहलाएगा।
एग्रीकल्चर के केस में क्या था, एग्रीकल्चर के केस में था कि कभी भी एग्रीकल्चर में ये डिफाइन करना है कि एनपीए है या नहीं है, सबसे पहले देखा जाएगा कि ये किस तरीके के क्रॉप के लिए यूज हो रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के केस में एनपीए डिफाइन करने के लिए पहले ये देखना है कि जो क्रॉप है या जिसके लिए भी लिए जा रहे हैं पैसे, वो किस तरीके की उसकी खेती हो रही है या किस तरीके का क्रॉप है। दो तरीके का हो सकता है, या तो ये शॉर्ट टर्म हो सकता है या तो ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब जो पूरे साल में 2-3 बार हो रहा है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो साल 1.5 साल में एक बार हो रहा है। तो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन ले रहा है तो 2 क्रॉप सीजन के बाद, 2 क्रॉप सीजन तक अगर ना पे कर पाए तो कहलाएगा एनपीए। और अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो वो 3 क्रॉप सीजन के बाद, सॉरी पहले ही क्रॉप सीजन के बाद में कहलाएगा एनपीए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे याद रखने वाले, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स। ठीक है, चलो तो ये भी हमने देख लिया, वेल एंड गुड, ओके। अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली बात पे। अब हम देखेंगे, हमने एनपीए देख लिया, एसएमए देख लिया, और हमने ये भी देख लिया एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है। लेकिन अब उसी एनपीओ को लेके थोड़ा आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि एनपीए के कितने टाइप्स होते हैं। जो एनपीए है इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एनपीए की टाइप्स के, देखो सबसे पहला एनपीए का जो टाइप होता है, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा खूबसूरत लिखने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। तो देखो, देख रहे हो कितनी खूबसूरत राइटिंग है ये। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप्स। तो जो आप इनके टाइप्स को देख रहे हो ना, इनका टाइप्स डे के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकती हूँ, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेज। अब आप एक बात सोचो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डेज की बेसिस पे क्यों डिसाइड किया जाता है। आप एक बात अपने बारे में सोचो, आप अपने दोस्त को लोन दिए हो, वो कह रहा है 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। 1 हफ्ते में नहीं देगा तो आपको थोड़ा डर लगेगा, 2 हफ्ते बीतेंगे डर बढ़ेगा, 3 हफ्ते बीतेंगे डर बढ़ेगा, बीतते बीतते 1 साल बीत जाएगा तो आप जाके बोलोगे मुझे मेरे पैसे दो, है ना। तो आपने कुछ समय का इंतजार किया। यही एनबीए के केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो बैंक थोड़ा इंतजार करता है, कुछ समय का इंतजार करते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, एक बात को समझिएगा सभी लोग कि इसके एग्जैक्टली टाइप्स कितने होते हैं। ओके, तो देखिएगा सभी, जब भी हम लोग बात करते हैं इनके टाइप्स की, कितने हो जाते हैं। बेसिक जो एनपीए के टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो यहां जरा हम पढ़ते हैं एनपीए के क्या क्या टाइप्स हैं। तो जब मैं आपसे बात करती हूँ टाइप्स क्या है, देखो सबसे पहला एक सिनेरियो इमेजिन करो, जरा याद करो, पिछले वाली स्लाइड पर आते हैं, फटाफट देखो सभी लोग। पिछले वाली स्लाइड पे क्या था कि जो लोन मिलना था 3 दिसंबर को, ये जब 3 मार्च तक नहीं मिला तो एनपीए बन गया। 3 मार्च 2023 रहा होगा, है ना, क्योंकि अगला साल 3 मार्च 2023 है। तो 3 मार्च 2023 को ये एनपीए बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस बात को लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं इस बात को क्लियरली लिख देती हूँ कि 3 मार्च 2023 को क्या बन गया, एनपीए बन गया। ठीक है, एनपीए बनने के बाद अगले 1 साल तक, एनपीए बनने से लेके अगले 1 साल तक जब पूरा हो जाता है, जैसे ही नेक्स्ट ईयर होता है उसे कंसीडर किया जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा या सबसे पहला टाइप होगा, ये होगा सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट। ये कब तक होगा, आफ्टर एनपीए टिल नेक्स्ट 1 ईयर। तो मैं यहां पे इस बात को लिख देती हूं, आफ्टर एनपीए टिल नेक्स्ट 12 मंथ्स।
ठीक है, तो एनपीए बनने के बाद अगले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। ठीक है, चलो, यानी कि 3 मार्च 2023 से 3 मार्च 2024 हुआ तो ये सब स्टैंडर्ड कहलाया। ठीक है, 3 मार्च 2024 को ये कहलाया सब स्टैंडर्ड एसेट। अब जब सब स्टैंडर्ड एसेट का टाइम भी बीत जाएगा तो अगले और कुछ समय का वेट होगा। अगले 3 साल के दौरान इसे एक नया नाम दे दिया जाएगा, डाउटफुल एसेट। तो जो दूसरी कैटेगरी होती है ये क्या होती है, ये हो जाती है डाउटफुल एसेट की। अब देखो, डाउटफुल एसेट अगले 3 साल के लिए कहला रहा है, अगले 3 साल के लिए डाउटफुल एसेट कह रहा है, तो इसके टाइप भी 3 हो जाते हैं। एक होता है D1, एक होता है D2 और एक होता है D3। ठीक है, तो डाउटफुल एसेट अगले 3 साल के लिए होता है। 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हो जाती हैं देख लीजिएगा सभी लोग। D1, D2 एंड D3। D1 होता है आफ्टर सब स्टैंडर्ड टिल नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो सब स्टैंडर्ड बीतने के बाद अगले 12 महीने तक ये क्या कहलाता है, D1 कहलाता है। सेकेंड और थर्ड ईयर जो होता है, जो भी सेकेंड और थर्ड ईयर होता है उसके बाद से, देखो अगर मैं आपसे कह रही हूँ डाउटफुल है तो मैंने क्या कहा, अगले 3 साल के लिए कहलाएगा, है ना। तो डाउटफुल हम कह सकते हैं कि 3 मार्च 2027 तक ये डाउटफुल कहलाएगा। इसमें भी 2024 से लेके 25 में D1 है, 26 और 27 में D2 है। ठीक है, यानी कि जो दूसरा और तीसरा साल होता है उसमें D2 कहलाता है। जैसे ही तीसरा साल बीतेगा अपने आप ये D3 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर थर्ड ईयर या आफ्टर, सॉरी, यहां मैं लिख देती हूं आफ्टर थर्ड ईयर। क्या कहलाया, D3 कहलाएगा। जब ये D3 बन जाएगा उसके बाद से ऑडिटर्स आते हैं, बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा भेजे जाते हैं। ये आकर ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि अब ये पैसा मिलने का कोई चांस है या नहीं है। तो जब वो डिक्लेयर कर देंगे कि भाई तेरे पैसे डूब चुके हैं, कोई उम्मीद ना रख, तो ये थर्ड केस हो जाता है। ठीक है, और जो ये थर्ड केस होता है यही कहलाता है लॉस एसेट। तो जो थर्ड केस है ये लॉस एसेट कहलाएगा। लॉस एसेट कब कहलाता है, आफ्टर ऑडिटर्स, बैंक और आरबीआई दोनों के होते हैं, फ्रॉम बैंक एंड आरबीआई डिक्लेयर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा एनपीए के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमने देखा सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट एनपीए के अगले 12 महीने तक कहलाता है। फिर है डाउटफुल, डाउटफुल का D1 होता है, सब स्टैंडर्ड के 1 साल तक। D2 होता है दूसरे तीसरे साल में। D3 होता है तीसरे साल बीतते। ये सब होने के बाद से ऑडिटर आता है बैंक से, आरबीआई से, वो ऑडिटिंग करता है और फिर डिक्लेयर करता है कि अब ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, तो लॉस एसेट कहलाता है। जब एक बार डिक्लेयर हो चुका है कि अब आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद जब एक बार ये डिक्लेयर हो गया कि आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद से बैंक जो है इसे अपनी किताब में लिखती है कि हाँ ये हमारे पैसे तो गए हो। उस केस में ये कहलाता है बैड लोन। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ एनपीए या मैं आपसे कहती हूँ स्ट्रेस्ड एसेट, वो दौरान होता है जब डीले होता है, एसएमए वाला दौरान। तो अगर मैं कह रही हूँ एनपीए, अगर मैं कहती हूँ स्ट्रेस्ड एसेट, अगर मैं कहती हूँ लॉस एसेट, अगर मैं कहती हूँ बैड लोन, ये सब एक नहीं है, ये सब अलग है, याद रखे रहना। तो अगर आपसे कोई कहे कि सब एक ही है, नहीं, सब एक नहीं है, सबके सब अलग हैं जनाब, याद रखिए इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां हमने देख लिया कितने टाइप्स के होते हैं ये। ओके, अब अगर एनपीए बढ़ता जा रहा है तो आरबीआई और बैंक हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठते हैं। बैंक्स को पता है कि अगर मैं ये लोन दे रहा हूं तो देयर आर चांसेस की इसे लेके लोग भाग जाएं, तो बैंक्स उस केस के लिए प्रोविजनिंग की रहती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज प्रोविजनिंग। क्या पढ़ेंगे, प्रोविजनिंग।
सबसे पहली बात है कि प्रोविजनिंग होता क्या है ये प्रोविजनिंग? देखो, कोई भी बैंक है, जब भी ये लोन देगा तो इसे पता है कि इसके ऊपर एक रिस्क है। जब भी ये बैंक लोन देगा, इसे पता है इसके ऊपर एक रिस्क है। किस चीज का? क्रेडिट रिस्क, आप इसी को कहते हो। क्या है ये? क्रेडिट रिस्क। तो जब भी बैंक्स लोन देते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर एक रिस्क है कि वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, ये क्या करते हैं? ये कुछ मनी रिजर्व करते हैं, कुछ मनी रिजर्व करते हैं। और इसी रिजर्वेंस को क्या कहा जाता है? प्रोविजनिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है प्रोविजनिंग। यानी कि जो भी बैंक्स हैं, जब वो लोन दे रहे हैं तो उन्हें पता है कि उनके ऊपर रिस्क है, और उस रिस्क को कम करने के लिए, ये क्रेडिट रिस्क कहलाता है, उस रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग कुछ मनी रिजर्व करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग का मतलब आप आसानी से अब समझा सकते हो, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये प्रोविजनिंग कहलाती है। अब फिर से सुनिएगा जरा। अगर आप कभी भी लोन दे रहे हो, अगर आप कभी भी लोन दे रहे हो, मान लो आपने लोन दिया है 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए लोन दिए हैं, आपको रिटर्न हो चुका है 4 लाख। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी बची हुई है? कितनी अमाउंट लेफ्ट है अभी आपकी? 1 लाख। एक बात सोच के बताओ, इनमें से आपको रिस्क किस पे है? इनमें से आपको रिस्क किस पे है? जो बची हुई है, क्योंकि ये तो रिटर्न हो गया है। तो जो अमाउंट बची हुई है उसी पे आपको रिस्क है। तो आपको इसी अमाउंट को रिस्क से प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? इसी अमाउंट को आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से आप, शुरू में दिया जाता है, पूरे के रखा जाता है, धीरे धीरे जितना मिलता जाता है उसको उतना बाहर किया जाता है, जितना बचा रहता है उतने की प्रोविजनिंग होती है। और जो ये बचा रहता है, इसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है। अब एक और बात देखिएगा, जब आप लोग कभी भी बैंक लोन देता है, कभी भी जब बैंक लोन देता है, उस केस में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, जब भी जो बैंक है ये लोन दे रहा है, तो उस केस में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, पहला, आपको कोलैटरल यानी कि कुछ गिरवी मिला है अगेंस्ट लोन। ठीक है, तो पहला केस होता है जब आपको अपने लोन के अगेंस्ट में कुछ कोलैटरल मिला है। अगर आप लोन दे रहे हो, आपको कुछ कोलैटरल मिल जा रहा है, तो इस तरीके के लोन को हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। क्योंकि कल को अगर वो नहीं भी पैसे वापस करता है, तो आपके पास में जो कोलैटरल है आप उसे बेच सकते हो। दूसरा, नो कोलैटरल अगेंस्ट लोन। तो अगर कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आप कुछ बेचोगे भी तो नहीं, है ना। तो इस केस में आप इसे कहते हो अनसिक्योर्ड लोन। क्या कहते हो? अनसिक्योर्ड लोन। तो ये दो बातें याद रखे रहेगा। कभी भी उस अमाउंट पे रिस्क होता है जो बैंक दिया होता है और उसे अभी तक वापस नहीं मिली है, इस अमाउंट को हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और जब भी बैंक लोन देता है तो दो चीजें होती हैं, या तो उसके अगेंस्ट उसे कुछ गिरवी मिल जाती है, ऐसे में हम कहते हैं ये सिक्योर्ड लोन है, और या तो उसे गिरवी नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि ये अनसिक्योर्ड लोन है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी प्रोविजनिंग की जाएगी, ये बहुत ध्यान से देखा जाता है कितना आउटस्टैंडिंग है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, सब देख के ही उसकी क्या की जाती है? प्रोविजनिंग की जाती है। ठीक है, अब प्रोविजनिंग क्या और कितनी की जाती है, ये हम लोग पढ़ते हैं, फटाफट एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, देखो
ठीक है। सॉरी, ध्यान से देखिएगा फटाफट सभी लोग। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, सॉरी, ये किस टाइप का है। ठीक है, यानी जो भी एनपीए है वो किस टाइप का है, पहले हम ये देख लेंगे। तो फटाफट एक बारी झलक ले लेते हैं कौन कौन से टाइप के एनपीए हम लोगों ने आज पढ़ रखे हैं अभी। ओके, अगर आप लोगों को याद हो हमने कौन कौन से पढ़े। एक हो गया हमारा सब स्टैंडर्ड, फिर है हमारा डाउटफुल, डाउटफुल में D1, D2 और D3, और इसके बाद हमारा हो जाता है लॉस। तो ये तीन अलग अलग तरीके के हैं एनपीएस जो हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, D1, D2 और लॉस। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम लोग इसे देख लेते हैं जरा। यहाँ पर लाइन खींच खींच कर थोड़ा खूबसूरत लिखाता है, तो मुझे लगता है, मेरा विश्वास है काफी लाइंस पर। ओके, ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स कौन कौन से, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, D1, D2। मैं थोड़ा खूबसूरत लिखने की भी एक बारी कोशिश करती हूँ, इफ ओनली आई कैन राइट इट। आपको लगता होगा टाइम ज्यादा जा रहा है, ये आई एग्री, बट लेट मी राइट इट एटलीस्ट वंस। एक हो गया हमारा सब स्टैंडर्ड, फिर आता है हमारा डाउटफुल, D1, D2, D3, और फिर हो जाता है हमारा लॉस। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स अभी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि जो भी अमाउंट है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो मैं एक मोटी मोटी सी लाइन जो है यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ और ये लिख लेती हूँ कि जो भी हमारे अमाउंट थी वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी क्या, सिक्योर्ड, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो अगर सब स्टैंडर्ड है, यानी कि जो लोन दिया गया था वो अब सब स्टैंडर्ड बन चुका है और वो एक सिक्योर्ड लोन है, वो क्या है, वो एक सिक्योर्ड लोन था, उस केस में देखो, कभी भी अगर मैं बोलूं सब स्टैंडर्ड के केस में सिक्योर्ड, तो बहुत ज्यादा एज सच प्रोविजनिंग की नीड नहीं होती है। तब भी सिक्योर्ड के केस में 15% की प्रोविजनिंग की जाती है। कितने की, 15% की प्रोविजनिंग होती है आउटस्टैंडिंग की। और अगर मैं कहती हूँ अनसिक्योर्ड है तो उस केस में 25%, यानी कि समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को आप सभी लोग। अगर मैंने 100 रुपए लोन दिए हैं, 100 नहीं 200 कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने 200 रुपए लोन दिए हैं, 100 वापस हो चुका है, बचा कितना, 100। ठीक है, इसी 100 की प्रोविजनिंग होगी। अगर सिक्योर है तो केवल 15%, लेकिन अगर अनसिक्योर है तो 25%। डाउटफुल के केस में क्या होता है, डाउटफुल के केस में पहले देखा जाएगा कि ये सिक्योर है या अनसिक्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले डाउटफुल के केस में देखा जाएगा सिक्योर है या अनसिक्योर है। ओके, वन सेकेंड पीपल, वन सेकेंड। सॉरी, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, वन सेकेंड।
सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, वाज नॉट ओके। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे डाउटफुल की। मैंने आपको बताया था कि डाउटफुल में सबसे पहले देखा जाता है D1 है, D2 है या D3 है, इसके बाद ही हम लोग करते हैं। तो देखो, जो डाउटफुल है, अगर डाउटफुल 1 है तो इस केस में, सिक्योर के केस में 25% की प्रोविजनिंग होती है, अनसिक्योर में 100%, ठीक है। D2 में सिक्योर में 40% कर दी जाती है, अनसिक्योर में 100% ही रहेगी, और D3 में दोनों ही केस में 100% रहेगी, ठीक है। इसके अलावा लॉस केस में भी चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा कितना रहेगा, 100%, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, हमेशा सिक्योर में प्रोविजनिंग कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अनसिक्योर में ज्यादा है। उसमें भी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे इनकी कैटेगरी बदल रही है, वैसे वैसे प्रोविजनिंग भी ज्यादा कर दी जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, ऐसा किया ही जाता है इन जनरल, ओके। खैर, तो ये प्रोविजनिंग हो गया, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है, उसके हिसाब से होता है। अगर मान लो वो एक स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट के केस में आप लोग कह सकते हो प्रोविजनिंग 0.40% की होती है। सो रिमेंबर दैट पॉइंट। एनीवे, आई होप यू पीपल एंजॉयड द लेक्चर एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अच्छे लगे तो प्लीज बताइएगा, एंड इफ यू डिमांड देन वी कैन स्टार्ट द बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।